बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो FIA के मतलब FIA में ASI कैसे भर्ती होते हैं। बहुत से व्यूवर्स बार बार ये कह रहे थे कि सर ASI के मतलब बनाइए, ASI कैसे भर्ती होते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है, शादी शादी है, वो सारा क्राइटेरिया क्या है। तो आज की ये मेरी वीडियो जो है, जो आप सबके फरमाइश पे, आप सबके पुरजोर इसरार पर FIA में ASI कैसे भर्ती होते हैं। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा और तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आते हैं जी मौजू की तरफ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। ASI भर्ती होने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें एज वही है 18 से 25 साल, ग्रेजुएशन 2nd क्लास डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद फिर आपका कद जो है वो 5 फुट 6 इंच 5'6" और लेडीज़ के लिए 5'4" और उसके साथ साथ छाती जो है आपकी वही 33 साढ़े 34 और औरतें इससे एग्जेम्प्ट होती हैं, उसमें छाती की मेजरमेंट नहीं होती। उसके बाद जो आपकी दौड़ है, दौड़ का वही क्राइटेरिया है कि 7 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर और लेडीज़ के लिए 10 मिनट है ये टाइम। तो ये सारा क्राइटेरिया। उसके बाद फिर आपकी वो जो पेश होती है वो सारी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी, वो गौर से देख लीजिएगा। उसमें आपकी उसके बाद फिर आपका होता है, अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हो तो उसमें फिर आपका होता है जी एक इंटरव्यू साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, वो सारा प्लस इकट्ठा ही होता है। और टेस्ट इसका होता है वही 100 नंबर का पेपर होता है MCQ का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसकी तकसीम कैसी होती है, ग्रेडिंग कैसी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन और उर्दू 20% ये होता है जी आपका पेपर। उसके बाद 20% होता है आपका इस्लामिक स्टडीज़, 20% होता है आपका पाक स्टडीज़ और 20% होता है आपका जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, ये सारी चीज़ें, पर्सनैलिटीज़, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद फिर आपका जो 20% बचता है वो होता है जी डिपार्टमेंटल, यानी FIA के मतलब FIA की हायरार्की क्या है, FIA के हेडक्वार्टर्स क्या है, कहाँ है ये डिपार्टमेंट, किस किस चीज़ को डील करता है। इससे ये सवाल आ सकते हैं रिलेटेड, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसी के स्पेसिफिक, उसी के मुतल्लिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं और जाते हैं। तो देखिए, ये आपका 20 मतलब 100% टोटल हो गया। 20% इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और 20% आपका हो गया FIA के मतलब डिपार्टमेंटल। तो ये हो गई आपकी पेपर की तैयारी, मतलब पेपर की तकसीम के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया आपका सारा क्राइटेरिया। उसके बाद फिर अभी मैं आपको बताऊंगा आपने सेकंड सेगमेंट में कि आपने उसमें तैयारी कहाँ से और कैसे करनी है। इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा, वीडियो को ठहर के पॉज कर करके देखिएगा। और व्यूअर्स देखिए, बार बार आप मुझसे पूछते हैं कि इसकी पावर क्या होती है, तो मैं मुस्कुराता हूँ, हंसता हूँ कि पावर से क्या मुराद है आपकी। देखिए, हर जो एलोकेशन होती है, हर जो गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, उसकी जो पावर होती है, उसकी जो इख्तियारात होते हैं, वो एक स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब्ड जो हमारा लॉ होता है, कानून होता है, रूल्स होते हैं, उसमें वो सारे के सारे मेंशन्ड होते हैं और उनसे बाहर वो नहीं जा सकता। और जितने भी सर्विस रूल्स होते हैं, SOPs होती हैं डिपार्टमेंट की, और एक्ट होता है जैसे FI एक्ट है, जैसे इमिग्रेशन एक्ट है, इन सब के अंदर वो जो सेक्शंस बने होते हैं, सेक्शन ऑफ लॉ, उन कवानीन के उन सेक्शन के तहत जो इख्तियारात हासिल होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर को वही इख्तियारात उसने इस्तेमाल करने होते हैं। उनसे वो बाहर ना जा सकता है, ना वो खुद से कोई इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, नोएसेंस वैल्यू जो है इसमें जो है, मतलब अवाम में जो है उसकी एक यूनिफॉर्म पहना होता है, एक डेकोरम है, इससे लोग समझते हैं कि ये उसकी पावर बड़ी होती है, पावर इख्तियारात बड़े होते हैं। तो देखिए, FIA भी एक अदारा है जो गवर्नमेंट के बाकी अदारे हैं उन सब की तरह से एक अदारा है और वफाकी अदारा है। वफाक के अंडर आता है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी जो डिपार्टमेंट हमारे काम कर रहे होते हैं, इनके ऊपर ये एक एजेंसी है जिसने इनकी एहतसाब करना होता है, अकाउंटेबिलिटी करनी होती है, बैलेंस रखना होता है, जिसमें वापडा है, सुई गैस है, एंटी करप्शन वाले हैं, उसके बाद फिर हमारे बैंकिंग सेक्टर है, फिर उसके बाद इमिग्रेशन, पासपोर्ट, FIA, और उसके बाद फिर सरहदों पे जितनी होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी के सारे जितने डिपार्टमेंट होते हैं, इन सब के ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए FIA को बनाया गया है। उसने तफ्तीश करके बताना होता है, इन्वेस्टिगेट करके बताना होता है कि ये जो ऑफिशियल्स हैं डिपार्टमेंट्स के, इनके ऊपर अगर कोई एलिगेशंस हैं, कोई इख्तियारात की नाजायज़ है इन्होंने की हुई, या जो वाइट कलर क्रिमिनल्स होते हैं उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की, इस तरह की केसेस कि इन्होंने ये सब किया है या नहीं किया, इन सब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए FIA का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
तो ये एजेंसी के तौर पे काम करते हैं और इनको वही इख्तियारात हासिल होते हैं जो FIA के मुतल्लिका एक्ट हैं, कवानीन हैं, उनके तहत जो इख्तियारात हासिल होते हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। FIA के मुतल्लिक डिपार्टमेंट के मुतल्लिक मैं एक अलग से पूरी वीडियो बना दूंगा कि उनमें किस किस एक्ट के तहत उनको इख्तियारात हासिल होते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, किन किन डिपार्टमेंट में किस किस तरह से वो सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरीज़ करते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है। तो इन सब को कंडक्ट करने के लिए जो अफसरान भर्ती किए जाते हैं उनमें जो बेसिक यूनिट है, सबसे पहली यूनिट वो है ASI, जिसके बारे में आज की मेरी ये वीडियो है। तो ASI जो है, जिसके कंधे पर रैंक आ जाता है, उसको इख्तियारात हासिल हो जाते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करे और चीज़ों को देखे और इंक्वायरीज़ करे। उसके बाद फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर और फिर AD वगैरह, असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, ये IOs इनको कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो अफसरान होते हैं ये इख्तियारात अपने इस्तेमाल करते हैं उन्हीं एक्ट और कवानीन के तहत रहते हुए। तो आते हैं जी असल मौजू की तरफ। तो जो मौजू तो मेरा वो ये था कि आप ASI की तैयारी कहाँ से करें। तो उसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि कितने % क्वेश्चन आते हैं। तो व्यूअर्स, उसमें सबसे पहली बात, आपकी जो 6ठी क्लास से लेकर BA तक की जो एकेडमिक्स हैं, आपकी इस्लामियात है, पाक स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है, आपका जनरल साइंस है, मैथ है, उसके बाद आपका उर्दू है, उसमें ग्रामर का हिस्सा, उसमें कंपोजिशन का हिस्सा, उसमें आपकी इंग्लिश जो है स्पेशली, उसमें ग्रामर एंड कंपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव एक्टिव, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यानी आपको पंक्चुएशन से ट्रांसलेशन करने तक ये सारी चीज़ें को आपको भाव ना हो, पता हो, आनी चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे सवाल होते हैं। उसके बाद फिर आपके मैथ के छोटे छोटे सवाल होते हैं, उसमें से आपको पूछा जाता है कि जी ये फार्मूलाज छोटे छोटे। उसके बाद फिर आपकी एवरीडे साइंस में आपकी फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायो आ जाती है। इन सब के जो छोटे छोटे सवाल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपका एकेडमिक का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने आपकी अक्सर वीडियो में मैंने ये चीज़ें शेयर की हुई हैं कि आपने ये सारे के सारे जो एकेडमिक्स के आपके पेपर हैं, इस्लामियात है, पाक स्टडीज़ है, उर्दू है, जनरल साइंस है, मैथ है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन सब के छोटे छोटे आप नोट्स बना लें। नोट्स तैयार करके किताबों में से छोटी छोटी चीज़ें जो है वो निकाल के इनके नोट्स बना के अलग से आप रख लें, ताकि जो भी एग्ज़ाम आए उसमें आप आसानी के साथ उसमें उनको रिव्यू करके आप उसमें अपेयर हो सको। उसके साथ साथ व्यूअर्स, आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपने डेली अखबार, रेडियो, TV के साथ टच रहना है। एंड आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास गूगल है, आपके पास विकीपीडिया है। आप हर किस्म की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे 2 तरह से। इन दोनों के भी अलग अलग से आप नोट्स बना लें, नेशनल अफेयर्स एज वेल एज इंटरनेशनल अफेयर्स, कि मुल्क में क्या हो रहा है और आलमी सतह पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। जो पर्सनैलिटी उनके साथ रिलेट होती है, उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपने सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं। फिर उस मुल्क के बारे में, फिर उस मुल्क की करेंसी, फिर उस मुल्क के कैपिटल्स, उस मुल्क के जियोग्राफी, उस मुल्क के एग्रीकल्चर, तमाम चीज़ें आपने उस मुल्क की, जिस मुल्क में कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, क्योंकि किसी से भी रिलेटेड वो कोई क्वेश्चन कर सकता है। तो आपने वो सारी चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं, साथ साथ नोट करते जाना है। फिर इसी तरह पर्सनैलिटीज़ को नोट करते जाना, फिर इंस्टीट्यूशंस को नोट करते जाना, UNO में क्या हो रहा है, IMF में क्या हो रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो अहम इवेंट चल रहे होते हैं दुनिया में, उन सब की इन्फॉर्मेशन भी आपने कलेक्ट करनी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। और नेशनल अफेयर्स, आपके मुल्क में क्या हो रहा है, इकानमी क्या कर रही है, आपकी वापडा क्या कर रही है, आपके सुई गैस वाले क्या कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, पेट्रोल के इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। तो इन सब के बाद फिर आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स। और इसका व्यूअर्स आपको फ़ायदा ये होता है, स्टूडेंट्स याद रखिए, इसमें आपके 2-3 फ़ायदे हैं। नंबर 1 तो आपका इंटरव्यू तैयार होता रहता है साथ साथ, कि आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपके करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज तैयार होता रहता है इंटरव्यू। उसके बाद फिर आपका पेपर बड़ा अच्छा हल हो जाता है। फिर उसके बाद फिर आपकी हाउ नो इतनी हो जाती है कि आपका जो पेपर होता है 100 नंबर का MCQs का, उनमें छोटी छोटी पॉइंट्स तक आप नोट करते हो, तो आप वो आसानी के साथ क्लियर कर जाते हो। उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है। ये सारी चीज़ें करने से आप जो हैं वो अपना पेपर भी आसानी से हल कर जाते हो और अपना इंटरव्यू भी आसानी से कंडक्ट कर जाते हो। तो उसमें आप आसानी के साथ कामयाब हो जाते हो। देखिए, मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं है, और ये ऐसी मेहनत है जो आपने करनी है और इंटरेस्टिंग है। जो आप इनमें आगे जाते जाओगे चीज़ों में, आपको इंटरेस्ट पैदा होता जाएगा कि यार मुझे तो तमाम चीज़ों का पता है, हाउ नाउ है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। न्यूजीलैंड के पास, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक छोटा सा मुल्क है, फिजी है, तस्मानिया है न्यूजीलैंड के पास।
तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते होते हैं समटाइम। फिर न्यूजीलैंड में पिछले दिनों वो मसाजिद में जो इश्यूज़ चला था, वो जिस बंदे ने फायरिंग की थी, इस तरह के छोटे छोटे सवाल आ जाते होते हैं। फिर उसके बाद चिली, पेरू, वहाँ पे जो मनशियात वाली चीज़ें चल रही होती हैं। फिर इटली, वहाँ पे जो अब अभी अमवात हो रही हैं, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं और आती हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को नोट करना होता है, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना होता है। उसके बाद द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान, चढ़ती सूरज की ज़मीन कहा जाता है उसको। फिर उसके साथ साथ जितने मुल्क हैं वो सारे के सारे आपने नोट करने होते हैं, जिसमें फार ईस्ट कंट्रीज़ उनको कहते हैं, जिसमें ताइवान है, हांगकांग है, बैंकॉक, ये थाईलैंड, ये सिंगापुर, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से लेकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफिकली ह्यूमन जियोग्राफी एज वेल एज फिजिकल जियोग्राफी, ये दोनों जियोग्राफीज आपको अज पर होनी चाहिए। इस तरह से आपके करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल इश्यूज़ तैयार हो जाते हैं और आप आसानी के साथ कोई भी पेपर हल कर सकते हो। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जो जो चीज़ें आपने पूछनी होती हैं वो कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट्स मुझे ज़रूर करने हैं, और कमेंट्स में आप मुझसे पूछ लिया कीजिए। देखिए, आप मुझसे पूछते हैं कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो देखिए व्यूअर्स, इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँ। बहुत सी मसरूफियात होती हैं। एनी हो, आप लोगों के साथ मैं टच हूँ, कॉन्टैक्ट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। कमेंट्स में जब मैं आपके साथ कांटेक्ट करता हूं तो फिर मैं वो सारी की सारी चीज़ों को जवाब देने की कोशिश करता हूं भरपूर। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं देखता हूं तो मैं वो सारी चीज़ों के आपको जवाब दे देता हूं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।